We have studied how the current flow in a circuit and what are the requirements. What we have to apply for a current is a source of energy and the measurement, how much energy it is giving, is EMF, and the unit of EMF is volt. If we apply a battery here, that battery may be 3 volt, 6 volt, any volt, that tells us how much energy is being given to the charges, and we make a circuit for that. So that is, a potential difference is created by the battery and the charge flow between that potential difference. Now suppose this is a battery plus minus, so there is a potential difference between the two plates. With help of conductor wire, this potential I transfer up to this point, and here is a resistance. That is load. This may be a heater, a bulb, or anything which consumes electrical energy. This way. Between these 2 points, there is a potential difference applied. This potential difference is same as given by the battery. Why? Because there is a conductor like this. There is nothing else between the two. इन दोनों के बीच और कुछ नहीं है, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों प्लेट्स का है, वही पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर पहुँच गया. मान लो ये पोटेंशियल डिफरेंस है V, और यहाँ से जो चार्जेस फ्लो हो रहे हैं, वो चार्जेस पर सेकेंड जो करंट बनाते हैं, दैट करंट इज I. ये ऐसे करंट फ्लो हो रही है, I फ्रॉम प्लस टू माइनस आउटसाइड दिस सेल. तो ये करंट I फ्लो हो रही है और ये पोटेंशियल डिफरेंस हमने V लगाया. अब अगर इस पोटेंशियल डिफरेंस को हम इंक्रीज कर दें, बढ़ा दें, एक की जगह 2 सेल लगा दें, 2 की जगह 3 सेल लगा दें, तो पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा हो जाएगा. चार्जेस ज्यादा एनर्जी लेके जाएंगे, तो वो क्या करेंगे, बहुत ज्यादा चार्ज पार्टिकल यहाँ से मूव करेंगे या उनकी स्पीड बढ़ जाएगी, उससे करंट बढ़ जाएगी. सो दैट गिव्स ए रिलेशन कि जब भी हम वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे, करंट इंक्रीज होगी. सो रिमेंबर, व्हेन वी इंक्रीज द वोल्टेज, करंट इंक्रीज, और इसका उल्टा भी सच है, व्हेन वी डिक्रीज द वोल्टेज, करंट डिक्रीज. क्यों? क्योंकि वोल्टेज क्या करती है, एनर्जी देती है. मोर इज द एनर्जी. ज्यादा एनर्जी यहाँ से कैसे भेजी जाएगी, या तो ज्यादा चार्ज पार्टिकल जाएंगे या चार्ज पार्टिकल ज्यादा स्पीड से जाएंगे, और दोनों केस में करंट बढ़ जाएगी. सो चेंज इन पोटेंशियल चेंजेस इलेक्ट्रिक करंट. इसके लिए सबसे पहले ओम ने एक नियम बनाया था, विच इज अ वेरी फेमस लॉ नोन एज ओम्स लॉ. उनका ये कहना था कि आप जितने गुना वोल्टेज बढ़ाएंगे, उतने गुना करंट बढ़ जाएगी. वेरी सिंपल. अगर हम वोल्टेज को 2 गुना बढ़ाते हैं, करंट 2 गुना बढ़ जाएगी. अगर वोल्टेज को 4 गुना बढ़ाते हैं, करंट 4 गुना बढ़ जाएगी. तो इसमें 2 चीजें इंपॉर्टेंट है. एक तो वोल्टेज बढ़ाने से करंट बढ़ेगी, दूसरा कितनी बढ़ेगी, तो जितने गुना वोल्टेज बढ़ेगी उतने गुना ही करंट बढ़ेगी. दिस इज ओम्स लॉ. और इसके लिए हम वर्ड यूज करेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट. सो वी राइट हियर ओम्स लॉ. पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट वोल्टेज, सो वी राइट हियर वोल्टेज. करंट का सिंबल I, और ये वाला सिंबल क्या बताता है कि जितने गुना आप इसको बढ़ाएंगे उतने गुना ये बढ़ेगा. इसको हम बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट. डायरेक्टली मींस दोनों ऊपर की तरफ, दोनों बढ़ेंगे. अगर एक बढ़े और दूसरा कम होगा, तो उसके लिए हम वर्ड यूज करेंगे इनवर्सली प्रोपोर्शनेट.
तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट दोनों ने इंक्रीज होना। सो v इज प्रोपोर्शनेट टू I। अब v को हम बढ़ाते हैं तो I बढ़ेगा, पर कितने गुना, ये कम या ज्यादा हो सकता है। हो सकता है जब हम v को 2 गुना करें तो I 4 गुना हो जाए, बढ़ेगा। किसी दूसरी चीज में हम v को 4 गुना करेंगे, I और ज्यादा बढ़ सकता है। लेकिन यहाँ पर इनका क्या कहना है, as many times v as many times I। ये ओम्स लॉ है कि अगर v 2 गुना तो I भी 2 गुना। अब v और I में रेशियो क्या होगा, और v इज इक्वल टू, अगर हम इक्वेशन बनाना चाहते हैं तो मैथमेटिक्स का नियम है कि v से I कितना छोटा होता है। जैसे अगर v हमने 10 वोल्ट लगाया और I 2 एम्पियर बना, इसको 20, ये 10 लगाया, ये कितना बना 2। अगर हम इसको 20 कर देंगे 2 टाइम्स तो ये ऑटोमेटिकली 4 हो जाएगा। इसको हम 30 करेंगे 3 टाइम्स तो ये 6 हो जाएगा। ये क्या दिखा रहा है हमको, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट। अब अगर हमको इसको इक्वल करना है तो 10 इज इक्वल टू, ये यहाँ कुछ आना चाहिए। हम क्या देखते हैं, यहाँ कितना आना चाहिए 5। 20 इज इक्वल टू, यहाँ कितना आना चाहिए 5, यहाँ कितना आना चाहिए 5। ये हम देखेंगे, ये नहीं बदलता, ये एक जैसा ही रहता है और इसको हम कहते हैं कांस्टेंट। ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। तो ये जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है कि वी आई से कितने गुना बड़ा है, ये तो अलग नियम है कि जितना ये बढ़ेगा उतना ये बढ़ेगा, लेकिन ये इससे है कितना गुना बड़ा, वो ये कांस्टेंट दिखाता है। किसी सर्किट में ये 5 गुना होगा, किसी सर्किट में 2 गुना होगा, किसी सर्किट में 4 गुना होगा। दिस में बी एनीथिंग दैट इज कांस्टेंट एंड डिपेंडिंग अपॉन द सर्किट टू सर्किट। तो इसके लिए उन्होंने एक कांस्टेंट को सिंबल बना दिया R एंड I, इस तरह से बना। अब ये R क्या चीज है, तो उन्होंने बताया कि ये जो R है, इस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, ये है V अपॉन I। यानी जो हम वोल्टेज लगाते हैं और जो हमको करंट मिलती है, उन दोनों का रेशियो। अगर हम 10 वोल्ट लगा रहे हैं और 2 एम्पियर मिल रही है तो ये कांस्टेंट उस सर्किट के लिए कितना 5। दूसरे सर्किट में हमने देखा 10 वोल्ट लगाया, 5 करंट मिली हमको, तो उस सर्किट के लिए R कांस्टेंट की वैल्यू 2। ये R की वैल्यू अलग अलग हो सकती है। इस R को क्या कहते हैं, इस R को कहते हैं रेसिस्टेंस ऑफ द सर्किट। R is resistance of circuit। क्यों, देखिए V is equal to R। अब अगर हम इसमें I की वैल्यू निकालना चाहें तो I is equal to what, V divided by R। एक चीज इसमें नोट करिए, मान लो V हमने लगाया है 100 वोल्ट, 100 वोल्ट, और हम देखना चाहते हैं कि इस सर्किट में कितनी करंट जा रही है I, तो 100 वोल्ट डिवाइडेड बाय R। अगर R की वैल्यू किसी सर्किट के लिए 50 है तो I की वैल्यू कितनी आएगी 2। अगर R की वैल्यू 10 है तो I की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10। और अगर R की वैल्यू 5 है तो I की वैल्यू 20। यानी करंट की वैल्यू को कौन डिसाइड करता है, तो आंसर है R डिसाइड करता है, रेसिस्टेंस डिसाइड करता है कि करंट कितनी ज्यादा होगी। वोल्टेज जो हमने लगाई वो तो EMF लगाई, उतनी एनर्जी देके हमने भेजा, लेकिन करंट कितनी स्ट्रांग होगी, कितनी तेजी से चार्जेस जाएंगे, ये किस पर डिपेंड करता है, इस कांस्टेंट पे जिसका नाम रेसिस्टेंस है। तो ये आफ्टर ऑल रेसिस्टेंस होता क्या है, जो करंट को कंट्रोल करता है। तो रेसिस्टेंस का मतलब होता है अपोजिशन इन द पाथ ऑफ करंट, उस करंट के जाने के रास्ते में जो अपोजिशन होता है। करंट के रास्ते में अपोजिशन कैसे होता है, जैसे हम मोटरसाइकिल में एक सड़क से जाते हैं, उस सड़क से हम मोटरसाइकिल में गए तो हमारी कुछ स्पीड होगी,
वो स्पीड 100 भी हो सकती है और वो स्पीड 10 भी हो सकती है। किस पर डिपेंड करता है? सड़क कितनी चौड़ी है, सड़क कितनी अच्छी है, सड़क पर भीड़ कितनी। अगर हम सड़क एकदम खाली है, कोई भी नहीं है वहां पे, और हमको मालूम है कि रास्ते में कोई हमसे नहीं टकराएगा, 100 की स्पीड से हम ले जाएंगे उस रोड से, अच्छी रोड है। लेकिन अगर हमें ये डाउट है कि रास्ते में 2 लोगों से टक्कर हो जाएगी तो 50 की स्पीड से जाएंगे। अगर हमको ये डाउट है बहुत भीड़ है रास्ते में 10 लोगों से हमारी टक्कर हो सकती है, तो हम 10 की स्पीड से जाएंगे। तो जितने ज्यादा हमको टकराने के चांसेस हैं उतनी हम स्पीड को कम रखते हैं, हमारी करंट कम हो जाती है। करंट कम हो जाती है क्यों? क्योंकि रास्ते में रेसिस्टेंस बढ़ रहा है, और ये रेसिस्टेंस को हम कैसे सोचते हैं कि क्यों बढ़ रहा है? हमारे टकराने के चांसेस ज्यादा है। इसी तरह से जब एक चार्ज पार्टिकल एक ये तार में से जा रहा है, ये हमारा हीटर है या पंखा है, ट्यूबलाइट, कोई भी ऐसी चीज है जिस पर हम एनर्जी खर्च करते हैं, तो जब वो यहाँ से चार्ज जाता है तो रास्ते में दूसरे एटम से टकराता है। ये जब इस कंडक्टर में से जा रहा था, कॉपर में से, तो टकराने के चांसेस नहीं थे। हमने ऐसी चीज चुनी, कॉपर ये या एल्यूमिनियम, जिसके अंदर टकराता नहीं है, कोलिजन नहीं होते। लेकिन ये जो है इसके अंदर कोलिजन होते हैं, ये लोड है, तो इसमें अंदर जब कोलिजन होगा तो क्या होगा? ये दूसरे से टकराएगा तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी। स्पीड कम हो गई मीन्स करंट कम हो गई। करंट की ताकत, करंट की वैल्यू कम होते जाती है। हम क्या कहते हैं? इसमें रेसिस्टेंस ज्यादा है। दूसरा तार लिया, उसमें इस तार को हमने और लंबा कर दिया, तो बड़ी देर तक टकरा तब वो निकलेगा, तो रेसिस्टेंस बढ़ गया, नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ गए, रेसिस्टेंस बढ़ गया। सो रेसिस्टेंस क्या हुआ? रेसिस्टेंस इज ऑपोजिशन टू इलेक्ट्रिक करंट। रेसिस्टेंस इज अपोजिशन टू इलेक्ट्रिक करंट। ये इसको अपोज करता है। ये अपोजिशन किस लिए होता है? इसका कारण क्या है? ड्यू टू कोलिजन्स विद एटम। तो ये रेसिस्टेंस का नेचर होता है। हाउ डू वी कैलकुलेट रेसिस्टेंस? कैलकुलेशन calculation is done by R is equal to V upon I. ये R is equal to V upon I. हम अपनी लेबोरेटरी में यहाँ पर एक वोल्ट मीटर लगा देते हैं, वोल्ट मीटर, ये 2 पॉइंट के बीच। यहाँ इस सर्किट में कहीं पर भी एक मीटर लगा देते हैं जो हमको करंट दिखाता है, I। इसका नाम क्या? करंट नापने वाला, करंट का यूनिट क्या? एम्पियर, तो इसका नाम एम्पियर मीटर, वोल्ट मीटर। तो ये हमको क्या दिखाता है? इस दोनों पॉइंट के बीच कितनी वोल्टेज है। ये हमको क्या दिखाता है? कितनी करंट जा रही है। अब हम V अपॉन I कैलकुलेट करते हैं पेपर पे, तो जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा? R, रेसिस्टेंस। तो रेसिस्टेंस को नापने के लिए हमेशा हमको करंट फ्लो करानी पड़ती है, करंट और वोल्टेज को नापना पड़ता है। उसके बिना इस चीज को देख के मैं बता दूं कि इसका रेसिस्टेंस कितना है, नॉट पॉसिबल। मुझे हमेशा वोल्टेज लगानी पड़ेगी, वोल्ट को मीटर में देखना है, करंट को भी यहाँ भी लगा के मीटर में देखना है, तब हम आर को निकाल सकते हैं। अदरवाइज ऐसे तौल के किसी भी तरीके से आर को नहीं निकाल सकते। दिस इज द वे। फिर से ओम्स लॉ पर आते हैं एक बार। ओम्स लॉ में हम क्या देखते हैं कि V और I, जितने गुना V को बढ़ाते हैं उतने गुना I बढ़ते जाता है। इस चीज को अगर हम एक ग्राफ बनाते हैं तो हमारा ग्राफ किस तरह से बनता है उसे देखिए। हाँ, ओम्स लॉ का ग्राफ।
ये एक्सपेरिमेंट हमने किया, इसमें हम क्या करते हैं, वोल्टेज के साथ कुछ ऐसा अरेंजमेंट कर देते हैं, ये रिहोस्टेट लगा के। रिहोस्टेट क्या होता है, रिहोस्टेट वो चीज होती है जिससे हम रेसिस्टेंस यहाँ पे अपोजिशन क्रिएट कर सकते हैं। आपने पिछले लेक्चर में देखा रिहोस्टेट एक खिसकाने वाला इंस्ट्रूमेंट होता है, उसको जब हम यहाँ मूव करते हैं तो इसकी वोल्टेज, इन दोनों पॉइंट के बीच की वोल्टेज कम या ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी ये कुछ ना कुछ एनर्जी को खर्च करवा देता है। एनीवे, ये एक वो डिवाइस है जो वोल्टेज को कम या ज्यादा कर सकती है। अब हम क्या करते हैं कि पहले कुछ वोल्टेज को लेकर उसको एक पेपर पे लिख लेते हैं V। ओके, V देखा, उस समय हमने करंट को भी देखा और यहाँ करंट को लिखा। उसके बाद हमने इसको स्लाइड किया और वोल्टेज को बढ़ा दिया, फिर करंट को देखा, फिर हमने इसको खिसकाया, वोल्टेज को बढ़ाया, फिर करंट को देखा, फिर वोल्टेज को बढ़ाया, फिर करंट को देखा, और इस तरह से वोल्टेज को बढ़ाते जा रहे हैं, करंट बढ़ते जा रही है। तो हम क्या देखते हैं कि पहली बार V/I की वैल्यू कितनी थी, 5/2। दूसरी बार 10/4, वो भी क्या होता है, 5/2। तीसरी बार 15/6, 3 से कैंसिल करिए, वो भी 5/2, 5/2। तो ये किसकी वैल्यू है, R, V/I। इस तरह से हम R की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब हम बात कर रहे थे ग्राफ की, तो हम इसमें ग्राफ बनाते हैं। ये V और ये I, हम चाहें तो इधर V और इधर I भी बना सकते हैं। ओके, वैसा लेते हैं V और I। यहाँ पर V हमने 20 तक इंक्रीज किया, 5, 10, 15, 20, 25, और इधर 2, 4, 6, 8, 10। अब इसका ग्राफ बनाया 5, 2, इधर 5, ऊपर गए 2, फिर इधर गए 10, ऊपर गए 4, इधर गए 15, ऊपर गए 6। अब यहाँ से हमने इसको मिलाया, ये ग्राफ बना यहाँ पर इस तरह से। इस ग्राफ की शेप देखिए, ये एक स्ट्रेट लाइन है। ये ग्राफ चूंकि स्ट्रेट लाइन है, इसलिए हम ये कहते हैं कि V और I का रिलेशन, V और I का रिलेशन एक लीनियर रिलेशन होता है, लीनियर। तो लीनियर शब्द हमने क्यों यूज किया, ग्राफ को देख के। जितना वोल्टेज बढ़ेगा, एक बार करंट बढ़ी, फिर वोल्टेज बढ़ी, फिर करंट बढ़ी, फिर जितनी वोल्टेज बढ़ी, हर बार वोल्टेज और करंट का रेशियो एक ही होता है। इसलिए ये वाली लाइन एक ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है। तो इसमें अगर हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज द शेप ऑफ द ग्राफ बिटवीन V एंड I, तो हमारा आंसर क्या होगा, स्ट्रेट लाइन। नंबर 2, why relation of V and I is called linear relation? Because answer is because their graph shows a straight line and they are directly proportionate to each other. V is directly proportionate to I. Yeah. So this is Ohm's law. अब इसमें आपने पढ़ा, जब हम वोल्टेज V सप्लाई करते हैं तो करंट V/R होती है, यानी V का कुछ पोर्शन कम होके V/R ये करंट होती है। और ये क्या चीज है, रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस का इंट्रोडक्शन अभी अभी आपने देखा, इट इज अपोजिशन टू करंट। रेसिस्टेंस का रीजन, कोलिजन्स विद द एटम्स ऑन इट्स वे, दैट इज द रीजन। करंट इसकी R की कैलकुलेशन V/I। R किसकी प्रॉपर्टी है, इस मटेरियल की प्रॉपर्टी है, ये इसके अंदर वो रेसिस्टेंस होता है। अब इसी R को और आगे स्टडी करते हैं, डिफरेंट फीचर्स विच चेंजेस R। सो
ओके, नाउ वी डू दैट। अब रेसिस्टेंस को हम जब स्पेसिफिकली स्टडी करेंगे तो उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक देखिए, उसके गुण देखिए। हमारे पास एक ये कंडक्टर वायर है, ये इसको मैंने ऐसे बना दिया, ये कंडक्टर वायर है, इसके अंदर से करंट फ्लो होती है तो इसमें कुछ ना कुछ रेसिस्टेंस होगा। कितना रेसिस्टेंस होगा? वो होता है V/I। ठीक, अगर मैं इस तार का ऐसा सैंपल लूं जिसकी लेंथ इतनी लंबी हो जाए, 2 गुनी, अब आपको क्या लगता है कि जो टोटल अपोजिशन करंट का होगा वो सेम रहेगा या इंक्रीज हो जाएगा? वेरी लॉजिकल कि यहां से यहां तक अगर 100 कोलिजन होते थे तो यहां 200 हो जाएंगे, लेंथ डबल हो गई। इसका ये मतलब है कि किसी भी कंडक्टर की लेंथ अगर हम बढ़ाते जाते हैं तो उसका रेसिस्टेंस बढ़ते जाता है। तो यहाँ पर हमने एक फीचर नोट कर लिया, रेसिस्टेंस इज प्रोपोर्शनेट टू लेंथ। ये हम क्या कर रहे हैं? कैरेक्टरिस्टिक या प्रॉपर्टीज ऑफ रेसिस्टेंस, ये स्टडी कर रहे हैं। ओके, सो रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज प्रोपोर्शनेट टू लेंथ। लेंथ बढ़ेगी, रेसिस्टेंस बढ़ेगा। अब दूसरी चीज देखिए, अगर इसकी मोटाई को हम इंक्रीज कर दें, ये इतना मोटा, अब क्या होगा? तो अब चार्जेस को, पहले 100 चार्जेस को इतनी नैरो स्ट्रीट में से जाना पड़ता था, एटम से टकराते थे, अब उस 100 चार्ज को इतनी चौड़ी सड़क मिल गई तो बड़े आराम से कम टकराते हुए वो स्पीड से चले जाएंगे। तो अपोजिशन कम हो गया। कम होने के लिए हम क्या लिखते हैं? R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनेट टू, क्या बढ़ाया हमने? एरिया। तो R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनेट टू एरिया। इसका ये मतलब है कि जैसे जैसे एरिया बढ़ेगा रेसिस्टेंस कम होता जाएगा। तो रेसिस्टेंस इज प्रोपोर्शनेट टू लेंथ, रेसिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनेट टू एरिया। ये दो चीजें हमने देखी, ये इस पर डिपेंड करता है। ओके, सो अब अगर हम इसको इक्वेट करते हैं तो हमको इक्वेशन क्या मिलता है? R इज इक्वल टू, दोनों को कंबाइन कर दिया, L/A। R इज इक्वल टू L/A और एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। वो कांस्टेंट हमने यहाँ पर लगाया, रो बना दिया, रो। तो ये तब हम इसको इक्वल कर सकते हैं कि आफ्टर ऑल L/A से R कितने गुना बड़ा होता है? इतने गुना बड़ा होता है। और ये जो रेशियो है, ये हम R को बदलेंगे, L को बदलेंगे, ये रेशियो कांस्टेंट रहेगा, दैट इज नोन एज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ओके, तो रो क्या चीज हुई? रो यहाँ पर देखिए, रो RA/L, ये क्या चीज है? रेसिस्टेंस। तो रो जो है रेसिस्टेंस होता है। किसका रेसिस्टेंस होता है? इस तार का, जिसमें लेंथ कितनी है? L, एरिया कितना है? A। अब अगर हम एक ऐसा कंडक्टर लें, एक ऐसा रेसिस्टेंस लें, टेक ए रेसिस्टेंस वायर ऑफ लेंथ 1 and area 1, then rho is equal to R। किसी भी कंडक्टर के लिए रो वो रेसिस्टेंस होता है जो उस कंडक्टर का 1 मीटर लेंथ लें और 1 स्क्वायर मीटर उसका एरिया लें। उसका जो भी रेसिस्टेंस होगा वो रेसिस्टेंस क्या कहलाएगा? ये कांस्टेंट। अब हमने इसका नाम रखा, इसका नाम हमने रखा स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। स्पेसिफिक कोई भी रेसिस्टेंस स्पेसिफिक कब होता है? जब उसका सब 1 हो जाता है, लेंथ भी 1, एरिया भी 1। और इसी का दूसरा नाम है रेसिस्टिविटी।
ओके, सो रेसिस्टिविटी में हमने क्या देखा कि लेंथ हमने 1 कर दी, एरिया कम कर 1 कर दिया, उसी रेसिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, रेसिस्टिविटी। अब एक मटेरियल हमने कॉपर लिया, उसकी रेसिस्टिविटी निकाली, फिर एक हमने दूसरा एल्यूमिनियम लिया। जब हम एल्यूमिनियम लेते हैं तो उसकी लेंथ भी 1, एरिया 1, फिर उसका रेसिस्टेंस निकालते हैं, वो उसकी रेसिस्टिविटी। फिर हम उसके बाद टंगस्टन लेते हैं, टंगस्टन में भी लेंथ 1, एरिया 1। तो चूंकि हम हर एक की लेंथ 1 और एरिया 1 ले रहे हैं, इसलिए लेंथ बढ़ाकर रेसिस्टेंस को कम ज्यादा नहीं कर पाते, एरिया को मोटा पतला नहीं कर पाते। तो इस तरह से जो रेसिस्टेंस निकलता है वो सिर्फ और सिर्फ किस पर डिपेंड करता है कि हम मेटल बदल रहे हैं। यानी रेसिस्टिविटी हर मेटल के लिए अलग अलग होती है और वो मेटल की प्रॉपर्टी होती है। लेंथ बढ़ा के रेसिस्टिविटी बढ़ा सकते हैं क्या? आंसर है नो, क्योंकि रेसिस्टिविटी की डेफिनेशन ही क्या है, 1 मीटर लेंथ लेनी, उससे ज्यादा नहीं ले सकते। सो रेसिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेसिस्टेंस इज property of material। ये ओके, तो ये हर मटेरियल की अपनी अपनी प्रॉपर्टी होती है और ये रेसिस्टिविटी किसके बराबर होती है, RA/L। ये मटेरियल के लिए, तो इसकी हम डेफिनेशन लिख सकते हैं that it is resistance of a material which has length equal to 1 and area of cross section is equal to 1। तो उसको लिख लेते हैं। करंट फ्लो हो रही है 1 मीटर स्क्वायर और ये भी 1 मीटर। हम चाहें तो इसकी जगह हम एक बॉक्स भी सोच सकते हैं। ये एक क्यूब है, ये एक यूनिट क्यूब है। यूनिट क्यूब मतलब इसकी हर साइड कितनी है, 1 1 1। तो ये दो साइड के बीच में लेंथ कितनी आ गई, 1, और इसका एरिया कितना आ गया फेस का, दैट इज ऑल्सो 1। यही चीज ये बनी। सो स्पेसिफिक रेसिस्टेंस इज द रेसिस्टेंस बिटवीन 2 अपोजिट फेसेस ऑफ ए यूनिट क्यूब। इसको इस तरह से लिख ले। तो ये जो यूनिट क्यूब बनता है, ये यूनिट क्यूब में भी हम क्या देखते हैं, लेंथ 1 है और एरिया भी 1 है। लेंथ 1 है, एरिया भी 1 है। तो इनके जो रेसिस्टेंस होते हैं, ऑल आर स्पेसिफिक रेसिस्ट और रेसिस्टिविटी ऑफ दैट पर्टिकुलर मटेरियल जिसका ये क्यूब बना हुआ है। अब हम दूसरी चीज पे आते हैं, रेसिस्टेंस हो या रेसिस्टिविटी हो, इसकी यूनिट क्या होती है। तो यूनिट, इसमें हमको दिख रहा है वोल्ट अपॉन एम्पियर, पर हम रेसिस्टेंस की यूनिट वोल्ट अपॉन एम्पियर नहीं लिखते। हमको इसको बार बार बहुत ज्यादा यूज करना है, तो हमने इसका एक अलग नाम रख दिया, वोल्ट अपॉन मीटर का नाम। वोल्ट अपॉन एम्पियर का नाम हमने रखा ओम। ओम। सो यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस इज ओम और इसका सिंबल ओ, ये शॉर्ट में ये ओ, ये इसका सिंबल है। एक ऐसा कंडक्टर हम लेते हैं जिस पर अगर 1 वोल्ट हम लगाते हैं, 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस
और इसमें करंट देखते हैं 1 एम्पियर फ्लो हो रही है, तो इसका रेसिस्टेंस कितना माना जाएगा? 1/1 1 ओम। सो 1 ओम को डिफाइन करते हैं, डिफाइन 1 ओम रेसिस्टेंस। One ohm is resistance of that conductor in which current flowing is 1 ampere when potential difference applied across it is 1 volt. 1 volt लगाइए, अगर उसमें 1 एम्पियर फ्लो होती है तो उसके रेसिस्टेंस को हम क्या कहेंगे? 1 ओम रेसिस्टेंस। ये 1 ओम की डेफिनेशन बनी। सो दिस इज डेफिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस। अब स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस पे हमने क्या दिखा था? R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, या रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल। आर की यूनिट क्या होती है? ओम। एरिया की यूनिट क्या होती है? मीटर स्क्वायर। अपॉन लेंथ की यूनिट क्या होती है? मीटर। 1 मीटर कैंसल, सो दिस इज ओम मीटर। सो व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी? द यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी इज ओम मीटर। तो इसको हम इस तरह से सिंबल लिखेंगे, ओम मीटर। ये किसकी यूनिट है? रेसिस्टिविटी की। ओके, तो ये याद रखिए, यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी ओम मीटर। यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस ओनली ओम। ओके, तो ये है इन दोनों की यूनिट। अब रेसिस्टिविटी एक बहुत छोटी सी क्वांटिटी होती है, छोटा सा रेसिस्टेंस जो कि 1 मीटर लेंथ में होता है। वो किसी मटेरियल का बहुत कम और किसी मटेरियल का बहुत ज़्यादा होता है। जिनकी रेसिस्टिविटी बहुत कम होती है, यानी अपोजिशन बहुत कम होगा, उसको हम कहेंगे कि वो एक अच्छा कंडक्टर है। अच्छा कंडक्टर, तो अच्छे कंडक्टर की रेसिस्टिविटी कम होती है। इंसुलेटर कौन होता है? इंसुलेटर वो होता है जिसकी रेसिस्टिविटी ज्यादा होती है। तो ज्यादा रेसिस्टिविटी वाले ज्यादा रेसिस्ट करेंगे, करंट को नहीं जाने देंगे, तो हम बोलेंगे कि वो इंसुलेटर है। तो इस तरह से रेसिस्टिविटी डिसाइड करती है कि कौन सा मटेरियल कितना अच्छा कंडक्टर है और कितना अच्छा इंसुलेटर है। इंसुलेटर को हम कहाँ यूज करते हैं कि करंट बाहर निकल के हमारे हाथ में मत आ जाए, खंभे में मत आ जाए, जमीन में मत चली जाए, फ्लो होती रहे। लेकिन जब करंट को फ्लो कराना है तो हम कंडक्टर लेते हैं जिसकी रेसिस्टिविटी कम होती है। तो आप जो तार देखते हैं एल्यूमिनियम के, कॉपर के, उसकी रेसिस्टिविटी बहुत कम, ताकि करंट उसमें से फ्लो हो सके। लेकिन उसके चारों तरफ जो रबर लिपटा रहता है या हमारे पोर्सिलिन के स्विच रहते, उसकी रेसिस्टिविटी बहुत ज्यादा, ताकि वो उसमें से करंट को आने मत दें, नहीं तो हमारे हाथ में शॉक लगेगा। अभी आप एक चार्ट देखेंगे, उसमें रेसिस्टिविटी की वैल्यूज लिखी है और उससे आपको समझ में आएगा कि कंडक्टर की रेसिस्टिविटी कम और इंसुलेटर की रेसिस्टिविटी बहुत ज्यादा होती है। दिस इज अबाउट रेसिस्टेंस एंड रेसिस्टिविटी। एक छोटी सी चीज ओम्स लॉ के लिए, V इज प्रोपोर्शनेट टू I। V को बढ़ाते जाओ, कम करते जाओ, I भी बढ़ेगा या कम होगा। लेकिन उसमें एक छोटी सी शर्त है जो उस समय हमने नहीं लिखी थी, वो ये है कि जो बाकी फिजिकल कंडीशंस हैं, जैसे टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये बढ़ने नहीं चाहिए, चेंज नहीं होने चाहिए। सो current is directly proportionate to potential difference applied, provided there is no change in external physical condition। तो ये ओम्स लॉ में एक लाइन और जोड़ लीजिए, provided no change in physical conditions like temperature and pressure। पर फिर से
मैंने यहाँ पर आपके लिए ओम्स लॉ को लिखा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू करंट थ्रू इट प्रोवाइडेड no change in external conditions like temperature and pressure takes place. ये जरूरी है, अगर टेम्परेचर चेंज हो गया तो दोनों का रेशियो V अपॉन I चेंज हो सकता है. सो दिस इज ऑल अबाउट ओम्स लॉ, रेसिस्टेंस, रेसिस्टिविटी. और अब आप वो चार्ट पे एक नजर डालिए कि रेसिस्टिविटी किसकी कम किसकी ज्यादा होती है. थैंक यू.